हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन का काफी बड़ा टॉपिक खत्म किया था, है ना? अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है? अभी अपना टॉपिक चल रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। ये सारी प्रोसेसेस के नाम जो है ये मैंने पहले ही बता दिए थे स्टार्टिंग में। और हम लोगों ने इसमें से दो प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। कौन कौन सी दो प्रोसेसेस खत्म हो गई हैं अपनी? एक हमने पढ़ा कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, या फिर और क्या नाम था उसका, फ्यूजन। ठीक है, हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज करके आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने देखा किसी लिक्विड को हीट करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में या फिर वेपर फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते थे वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग, तो वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने लेटेंट हीट के कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिए। एक थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो टॉपिक मेजर टॉपिक थी, मेन डिस्कशन इन्हीं का है। अब बाकी की जो बची हुई इंटर कन्वर्जन की प्रोसेसेस हैं उसको अपन आज देख लेते हैं। अब बचा क्या है अपना? अब बचा है अपना रिवर्स वाली प्रोसेस। ठीक है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो तो लिक्विड से वापस सॉलिड भी बनाया जा सकता है। भाई पानी को जब हम फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो आइस बन जाता है, वापस से सॉलिड हो जाता है। सिमिलरली गैस भी आपकी वापस से लिक्विड में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इन प्रोसेसेस के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में डिटेल है नहीं ज्यादा सिलेबस में। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर अपना। तो अगली हेडिंग लगाएंगे आज की प्रोसेस, जो नेक्स्ट प्रोसेस जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, इस प्रोसेस का नाम है सॉलिडिफिकेशन, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग। तो ये है अपनी अगली प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। तो नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो सॉलिडिफिकेशन मतलब किसी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, और किसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली लिक्विड को। भाई कोई चीज पानी है, लिक्विड है, उसको अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। नाम से ही क्लियर है। या इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग, फ्रीज कर देना लिक्विड को तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होती है ये प्रोसेस और उसके पीछे क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? तो देखो, सबसे पहले पॉइंट में पहली बेसिक चीज तो ध्यान रख लो कि फ्रीजिंग जो होता है ये एकदम एग्जैक्ट अपोजिट होता है किसका? मेल्टिंग का। आप पहले पॉइंट में क्या बोल सकते हो कि फ्रीजिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। भाई मेल्टिंग क्या होता है? व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग मतलब जब किसी चीज को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। यहां पे लिखा देता हूं, देखो। कोई भी चीज अगर सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, अगर मान लो, तो हमने देखा हीट करने पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़े थे हम। सिमिलरली अगर आप किसी लिक्विड को वापस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, अब कॉमन सेंस लगाओ, जब हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम किसी लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कूल, ठंडा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? भाई जब किसी चीज को गर्म करने पे वो लिक्विड बन रहा है तो ठंडा कर दो, वापस से वो लिक्विड से क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है? सॉलिडिफिकेशन। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। यही चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं। तो फ्रीजिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ मेल्टिंग। अब होता क्या है इस प्रोसेस में? डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन तो क्लियर है। क्या है डेफिनेशन? देखो, ये रही डेफिनेशन, यहीं से लिख सकते हो।
द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग। ठंडा करने पे जब कोई लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड changes into a solid on heating ना, on cooling ठंडा करने पे, is called, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, फ्रीजिंग या फिर अदर नेम क्या है इसका, सॉलिडिफिकेशन। तो ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग या इट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई आपकी बाय डेफिनेशन, ये हमने बता दिया क्या होता है। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल होगा इसका? अरे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, वाटर का एग्जाम्पल ले लो। वाटर क्या होता है? एक लिक्विड होता है, ठीक है। इसको आपने ठंडा कर दिया। अब ठंडा करने का मतलब क्या होता है? ठंडा करने का मतलब कि टेम्परेचर क्या कर रहे हो आप? डिक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर कम करना ठंडा होता है। तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है? आइस। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोई आपसे एग्जांपल पूछे सॉलिडिफिकेशन का, तो एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग, इसका एग्जांपल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, कारण। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। साइंस में कोई भी फिनोमेना आप देखते हो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, किसी भी फिनोमेना को आप ऑब्जर्व करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन होगा? बहुत सिंपल है। अगर आपको मेल्टिंग क्लियर है, अगर आपको मेल्टिंग का रीजन पता है कि मेल्टिंग क्यों होता है, तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो। हाँ, मेल्टिंग क्लियर होनी चाहिए आपको। अब याद करो जरा कि मेल्टिंग क्यों होती थी किसी चीज की। देखो, जब भी हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को या किसी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता था? याद करो, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो तेज मोशन करने लगते हैं, फास्ट मूवमेंट करने लगते हैं, और पार्टिकल्स जितना फास्टर मूवमेंट कर रहे होंगे उतना एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जितना दूर जाएंगे उतनी लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। बस उसी का अपोजिट है यहाँ पे रीजन। यहाँ पे क्या होता है ऐसा जिससे लिक्विड आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है? बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम कर दोगे तो पार्टिकल्स के मूवमेंट की स्पीड भी कम हो जाएगी, और वो आपस में पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कौन सी स्टेट का जन्म हो जाएगा? सॉलिड स्टेट का। देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इसमें मैंने मान लो ले लिया लिक्विड, ठीक है, वाटर ले लिया इसके अंदर मैंने। तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होंगे, और इन पार्टिकल्स के बीच में देख सकते हो अभी स्पेस ज्यादा है सॉलिड के मुकाबले। स्पेस ज्यादा क्यों है? बिकॉज इनका मूवमेंट फास्टर है। ये मैं एरो से दिखा रहा हूँ, रैंडम मोशन करते रहते हैं तरीके से, जितना फास्ट मूवमेंट होगा उतने दूर होंगे। अब आपने इसको क्या कर दिया? कूल कर दिया। ठंडा करने का मतलब कि आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। तो बच्चों अपन पढ़ चुके हैं कि जो टेम्परेचर होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ही होती है जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना। मतलब अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, अब इस स्टेट ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का मोशन जो है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ये देखो, अभी मैं इनको पास पास बना रहा हूं। क्यों पास पास बना रहा हूं मैं इन पार्टिकल्स को?
बिकॉज अभी भी इनका मोशन हो रहा होगा बट बहुत ही कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल बोलते हैं इसको हम, नेग्लिजिबल। आप चाहो तो बोल सकते हो कि मूवमेंट स्टॉप ही हो गया है, देखो बहुत कम हो गया है, इसके मुकाबले मोशन कितना कम हो गया है इनका। तो बेसिकली क्या अब आप लिक्विड स्टेट बोल सकते हो? क्या अभी भी आप बोल सकते हो कि ये लिक्विड स्टेट है? नहीं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होना, दैट मीन्स कि नाउ इट इज अ सॉलिड स्टेट। तो रीजन आ गया आपके पास कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, जिसके कारण उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, it becomes closer to each other and ultimately forms a solid state। तो रीजन यहां पे लिखा देता हूं मैं, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टी सिंबल होता है टेम्परेचर का, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्या? लिक्विड स्टेट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट डिक्रीजेस, जिसके कारण क्या होगा? ये कॉजिंग देम टू मूव स्लोली। अब उनका मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पास भी आ गए हैं, ठीक है, तो बहुत स्लो मूवमेंट हो जाएगा। देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट तक आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा? अब इनका जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। भाई आप टेम्परेचर घटा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी घट रही है, और घटाते जाओगे और घटेगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म, ना के बराबर, जीरो। उस केस में आपका लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स जीरो, या जीरो बोल सकते हो, या फिर नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो। नेग्लिजिबल वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना के बराबर, मतलब जिसकी कोई अहमियत ना हो, नेग्लिजिबल, जिसको निग्लेक्ट कर सके हम। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिकम जीरो या नेग्लिजिबल, एंड इसके रिजल्टेंटली क्या होगा? अब लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग, या ऐसे लिख दो, लिक्विड becomes converted to solid state। तो क्या मतलब है इन दो लाइन का? पहले आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ना के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो हो गई तो पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे, अब मूव ही नहीं कर रहे तो एक जगह बैठ जाएंगे ना। आप अगर मोशन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? एक जगह बैठ जाओगे, जाके सब एक जगह बैठ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, मतलब स्पेस कम हो जाएगा और लिक्विड बिकम्स कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट। तो समझ में आ गई कहानी? क्लियर है क्या होता है सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग? इतना नोट कर लो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको मेल्टिंग आता है तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई डाउटफुल होना चाहिए कि फ्रीजिंग क्या होता है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, नोट कर लो इतना। चलो इसको रब करूं मैं। अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूं इसमें। क्या? देखो, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड स्टेट वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, भाई कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी उस टेम्परेचर की, है ना, कुछ एक सर्टेन लिमिट होगी कि इस टेम्परेचर पे लाते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। भाई जैसे मेल्टिंग पॉइंट पढ़े थे ना, ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, इसको क्या बोलते थे? बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही आपका क्या होता है?
फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड किसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाए? सॉलिड में। उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रख दो, या उससे कम भी रख सकते हो, तो वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? सॉलिड में। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना बोलोगे? 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर ध्यान से देखो तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है या 273 केल्विन जो होता है, इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। याद है भाई, यही तो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का, समझ रहे हो? तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। वाटर की अगर हम बात करें, वाटर की बात हो रही है, किसी और से कंपेयर करोगे तो उसका कुछ और होगा। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा, पर किसी गिवन सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। क्यों? देखो समझो, हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस की। 0 डिग्री सेल्सियस एक आपका एक बॉर्डर लाइन टेम्परेचर ले रहा हूं मैं। इससे ज्यादा ले लेता हूं एक टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, और इससे से कम ले लेता हूं -10 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर की रेंज है। तो कोई भी चीज, या किसी वाटर की बात करते, चलो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर -10 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। ये तो हम जानते हैं, टेम्परेचर जितना कम काइनेटिक एनर्जी उतनी कम, और काइनेटिक एनर्जी जितनी कम उतने पार्टिकल्स पास में होंगे, मूवमेंट स्लो होगा, सॉलिड होगा वो। सिमिलरली 10 डिग्री सेल्सियस मतलब ज्यादा है टेम्परेचर, इसमें क्या होगा? ये वाटर लिक्विड स्टेट में होगा कि नहीं होगा? तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है ये दोनों फेज में रहता है। क्या क्या? सॉलिड भी और लिक्विड भी। क्यों? क्योंकि -10 पे ये सॉलिड फेज में था। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, देखो -10 से बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड अब धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली इट बिकम्स लिक्विड। तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में भी है, एट द सेम टाइम वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लिक्विड फेज में भी है। दैट इज वाई 0 डिग्री सेल्सियस इज दी बोथ फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऐसे देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड तो क्या बोल दोगे? मेल्टिंग पॉइंट। और ऐसे देखो अगर लिक्विड से सॉलिड तो क्या बोल दोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है और यही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। वैल्यू सेम होती हैं, मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, चलो तो ये अपना हो गया सॉलिडिफिकेशन। ये हमने रिवर्स प्रोसेस कंप्लीट कर ली। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो मिटा रहा हूं। तो ये तो हो गया किसी लिक्विड को वापस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली किसी गैस को वापस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये भी प्रोसेस होती है भाई। लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बॉईल करके। पानी लो, पतीले में डालो, उबाल दो, हीट कर दो, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। वैसे ही गैस को अगर आप ठंडा कर दो मान लो, तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो सकती है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? कंडेंसेशन। सो व्हाट इज कंडेंसेशन? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस by which
a gas, है ना, the process by which a gas changes into किसमें, a liquid is called condensation. इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. अच्छा, यहां पे और मेंशन कर लेगा ऑन कूलिंग, ठंडा करोगे ना तभी तो होगी भाई. जब हम लिक्विड को हीट करते थे, फिर से दिखा दूं, चलो देखो, लिक्विड को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, गैस में. ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, या फिर एक और नाम क्या था इसका, वेपराइजेशन. अगर आप उल्टा कर दो, अगर आप किसी गैस को ठंडा कर दो तो ये वापस से क्या बना लेता है, लिक्विड बना लेता है. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, गैस से वापस लिक्विड बनना. क्लियर है, समझ में आ गया. एग्जाम्पल, इसके दो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं आपके. एक तो सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका, वो है क्या, कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन रेनी क्लाउड्स. ये क्या चीज है, अब देखो इसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी. आगे चैप्टर्स आएगा लास्ट में एनवायरमेंट वाले, वहां पे इसके बारे में डिस्कशन होगा. देखो क्या होता है, रेनी क्लाउड्स क्या होते हैं जान रहे हो, बारिश के जो बादल होते हैं, काले बादल. ये बादल फॉर्म कैसे होते हैं, क्या होते हैं बादल, सबसे पहले तो ये तो पता है सबको आई थिंक. क्लाउड्स आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैस ही तो होती है वो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट तो है नहीं वो, है ना. क्लाउड इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. और इसी के अंदर क्या मिले होते हैं, वाटर वेपर. भाई वाटर वेपर्स भी तो क्या होते हैं, गैस ही तो होती है एक टाइप की. पानी के वेपर्स को हम क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उसी में मिले होते हैं वाटर वेपर्स भी. ये वाटर वेपर्स कहाँ से आए होंगे बादल के अंदर, ये आते हैं समुद्र से. ठीक है, आपके रिवर वाटर से, जब वो हीट होता है समुद्र का पानी तो उससे वेपर बनते हैं. तो ये अपन पढ़ेंगे आगे, मैकेनिज्म वाटर साइकिल में डिस्कस करेंगे. मेरा बोलने का मतलब ये है कि होता क्या है, देखो जो रेनी क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर. वाटर वेपर से हमारा मतलब है गैस. अब ये बादल जगह जगह घूमते हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, और जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जब इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं. अब टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या होगा, अभी देखो आपके वाटर वेपर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है. इसका अगर आप टेम्परेचर कम करोगे मतलब आप इसे ठंडा कर रहे हो. ठंडा करने से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में. और वही लिक्विड को हम बोलते हैं टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदे पानी की. अब वही छोटी छोटी पानी की बूंदे भारी होती हैं, गैस तो हल्की होती है, पानी की बूंदे तो भारी होंगी. भारी होने के कारण वो अल्टीमेटली नीचे आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बारिश होने लग गई, रेन. तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठंडा हो जाता है वाटर वेपर, ठंडा होकर पानी की बूंदे बना लेता है, बारिश होने लग जाती है. तो कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल ये हो गया. दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो अभी आप काफी लोग ऑब्जर्व करोगे भी. जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का सीजन आने वाला है. तो गर्मियों के सीजन में क्या होता है, जब हम फ्रिज से कोई एक बॉटल निकालते हैं पानी की, है ना, हमने कोई ठंडी बॉटल निकाली फ्रिज से, मस्त चिल्ड वाटर, ठीक है, या हमने कोल्ड ड्रिंक ली मार्केट से जाके, ये बस आपकी कोई चिल्ड वाटर बॉटल है. चिल्ड मतलब ठंडी. ठीक है, आपने फ्रिज से निकाली बढ़िया है वाटर बॉटल पीने के लिए, और थोड़ा पानी पीने के बाद आपने उस बॉटल को ऐसे ही बाहर रख दिया, सामने टेबल पे रख दिया. तो नोटिस करना कुछ समय बाद क्या होता है, इसके आउटर सरफेस पे बॉटल के छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं. क्या बन जाती हैं, टाइनी वाटर ड्रॉप्स. ये तो सबने नोटिस किया होगा. तो बॉटल के जो कंटेनर होता है उसके चारों तरफ छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं.
तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी देखते हैं अपन। देखो, आपने जो वाटर बॉटल निकाली वो कहां से निकाली, फ्रिज से निकाली। चिल्ड वाटर बॉटल ठंडी है, ठंडी होने का मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। ठंडा मतलब टेम्परेचर इज कम, लो है टेम्परेचर। अब आपने ये बॉटल निकाल के रख दी बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो होगा क्या, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ये बॉटल आपकी रूम टेम्परेचर पे रखी है और ये बगल में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर होगी। इस एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के वेपर्स। हर एक एयर में अपने एटमॉस्फेयर में क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स किस फेज में है, गैसियस फेज में है। अब जैसे ही आपने ठंडी पानी की बोतल को बाहर रखा, तो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये इस बॉटल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब चूंकि बॉटल कैसी है, ठंडी है, उसका जो आउटर सरफेस है वो ठंडा है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम मतलब अब ये आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, ठंडे होने लग जाएंगे। इससे टकराते ही ये ठंडे होंगे और ठंडे होने के कारण पानी की बूंदें बन जाएंगी यहाँ पे। और यही पानी की बूंदें जो होती हैं ये बेसिकली क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉप्स। यानी कि गैस से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। समझ में आ गया। तो दूसरा एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ चिल्ड वाटर बॉटल। तो ठंडी वाटर बॉटल के आउटर सरफेस पे क्या होता है, थोड़ी देर समय बाद पानी की बूंदें जम जाती हैं। रीजन बता दिया, बिकॉज वाटर वेपर उस बॉटल के संपर्क में आके ठंडे हो जाते हैं और लिक्विड बना लेते हैं, वही बूंदें हमको दिखती हैं। सो दीज आर दी टू एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, रीजन तो लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन तो जान रहे हो ना इन सब प्रोसेसेस का। इन सारी प्रोसेसेस के पीछे रीजन क्या है, अरे सेम रीजन है यहाँ भी। आप ठंडा कर रहे हो ना गैस को, ठंडा करना मतलब टेम्परेचर कम करना। क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर कम कर रहे हो। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो सेम चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। आप टेम्परेचर कम करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, जिसके कारण causing them to move slowly। अब ये धीरे धीरे मूव करेंगे, और धीरे धीरे मूव करेंगे तो पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो अल्टीमेटली कौन सी स्टेट बन जाएगी, लिक्विड स्टेट। causing them to move slowly, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर। अब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ गए, कम क्लोजर टू ईच अदर आ गए, मतलब कौन सी स्टेट आ गई आपकी, लिक्विड स्टेट। तो रीजन वही है जो हमने सॉलिडिफिकेशन में पढ़ा था, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ गैस से लिक्विड हो रही है और कुछ नहीं है, सेम रीजन है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये है कंसेप्ट ऑफ कंडेंसेशन। इट इज अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का अपोजिट है, ठीक है। अब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन पॉइंट। तो चाहो तो लिख सकते हो डेफिनेशन बना के, बट हर एक की डेफिनेशन जरूरत नहीं है। देखो, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके, एक तो मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और एक बॉइलिंग पॉइंट। ये दो मेन है, बिकॉज बाकी आपने देखा उसी के अपोजिट है। अपन ने अभी सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग पढ़ा था, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज जस्ट सेम एज मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही कंडेंसेशन पॉइंट क्या होगा, इट इज सेम एज बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट होगा। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो चाहो तो लिख लेना, कंडेंसेशन भी कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। अगर आप किसी गैस को 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दो, वाटर की बात हो रही है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और यही वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी यही होता है, इसको नोट कर लेना।
ठीक है, तो ये तो है आपकी कौन सी प्रोसेस, कंडेंसेशन की। तो आपकी मेन इंटर कन्वर्जन तो फिनिश हो गए आपके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर लिक्विड से सॉलिड, गैस से सॉलिड। ठीक है, हमने क्या क्या इंटर कन्वर्जन पढ़ लिया, एक बार समराइज कर दूं यहाँ पे, शॉर्ट में बता देता हूं बस। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन पढ़ लिया, क्या बोले थे इस प्रोसेस को हम, मेल्टिंग, या फिर एक और नाम क्या था इसका, फ्यूजन। फिर लिक्विड से गैस का कन्वर्जन, ये भी हमने पढ़ लिया, इस प्रोसेस का नाम क्या था, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। और रिवर्स प्रोसेस भी पढ़ ली हमने, क्या, लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठंडा करके। तो लिक्विड से सॉलिड के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, या एक और नाम क्या होता है इसका, फ्रीजिंग, ये भी हो गया। सिमिलरली गैस को वापस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठंडा करके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ये भी हो गया। तो ये मेन प्रोसेसेस तो खत्म। अब क्या पढ़ना है, अब बच्चों कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप जब भी किसी सॉलिड को हीट करोगे तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर हीट करने पे वो गैस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली अगर आप किसी गैस को ठंडा कर रहे हो तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर और ठंडा करोगे तो वो सॉलिड हो जाएगी। मतलब कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हमेशा ऐसे ही जाती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। बट कई सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चले जाते हैं, गैस में। या कई गैसेस ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड में, विथआउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कई सॉलिड ऐसे भी होते हैं जिनको आप हीट करोगे और सोचोगे कि ये पहले पानी में कन्वर्ट हो, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो, ना, सीधे उड़ गया हो, पता ही नहीं चला, गायब हो गया हवा में। ऐसी गैसेस भी होती हैं कई सारी। तो ये प्रोसेस के बारे में हमको अब पढ़ना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये है जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बारे में बुक में भी डिस्कशन है एक पैराग्राफ में। तो लेट्स डिस्कस द अनदर प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन, एंड द फाइनल प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और इसी का उल्टा क्या होता है, रिवर्स सब्लिमेशन। तो सेम ही है, कई कई जगह तो उसको भी सब्लिमेशन बोल देते हैं, अपोजिट वाले को भी। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैकेनिज्म सेम ही है, एक ही जगह डिस्कस करेंगे इसको हम। तो नेक्स्ट प्रोसेस हेडिंग लगा लोगे सब्लिमेशन, और इसी का उल्टा क्या होता है, रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, अच्छा रिवर्स सब्लिमेशन का एक नाम और है, इसको हम और बोल सकते हैं डिपोजिशन भी। रिवर्स सब्लिमेशन का अपोजिट नाम क्या होता है, इसका एक और नाम है, तो हम डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। अब क्या होती है ये सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन तो सिंपल है आपका, ऐसी प्रोसेस जिसके तहत कोई सॉलिड सीधे डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में जाए। कैसे, ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, तो उसको हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में जा ही नहीं रहा। ऑन हीटिंग, ऑब्वियसली हीट करोगे तभी गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हीट करने से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स फास्ट मूवमेंट करेंगे, दूर दूर जाएंगे तो गैस आ जाएगी। तो प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, सेम चीज का उल्टा कर दो अगर, द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड। में उल्टा भी हो सकता है ना, गैस को भी डायरेक्टली आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो बिना लिक्विड में जाए, ऐसी गैसेस होती हैं। तो प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड
ऑन हीटिंग के कूलिंग। अब आप गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करोगे, ठंडा करोगे ना, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, उल्टा हो रहा है ना ये, उल्टा मतलब रिवर्स, तो इसको हम बोल देते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, या एक नाम और है इसका डिपोजिशन। एनसीईआरटी में मेंशन है ये नाम भी। तो समझ में आ गया, मतलब ये वाली प्रोसेस है, सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन गया, गैस, ठीक है, या गैस से डायरेक्टली क्या बन गया, सॉलिड से गैस कैसे बनेगा, हीट करने पे, गैस से सॉलिड कैसे बनेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, रीजन तो पता है, बार बार रीजन लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, रीजन तो जान रहे हो क्या होगा, वही चीज लिख देना जो अपन ने अभी इससे पहले लिखी थी। क्या, जैसे मान लो कोई सॉलिड को आप हीट कर रहे हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों, रीजन, बिकॉज सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट फास्ट होगा, तेज मूव करेंगे, दूर जाएंगे तो गैस हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप किसी गैस को अगर आप ठंडा करते हो, ठंडा करना मतलब टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो हो जाएगा और कौन सी स्टेट आ जाएगी, सॉलिड। तो वही रीजन है जो हम इससे पहले मेल्टिंग में पढ़े हैं, और इसका रीजन दे देना कौन सा, फ्रीजिंग वाला, सेम चीज है, तो बार बार रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट पहुंचे, उनको हम बोलते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड्स, ठीक है, या सब्सटेंसेस। तो आप बोल सकते हो सीधे सीधे द कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस लिख लो, कंपाउंड क्या होते हैं तो हम पढ़ेंगे आगे। द सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली changes from solid to gas, या उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस तो गैस से सॉलिड भी हो सकता है वो चीज। तो सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इन कंपाउंड्स को हम, इनको हम बोलते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड्स या फिर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। तो ये टर्म का मतलब ध्यान रखो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम सब्लिमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकता है कि ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स बताओ जो सब्लिमेबल हों, मतलब जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, देखो, एक कंपाउंड है आपका अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड, NH4 जो होता है इसको हम अमोनियम बोलते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड। अभी ये नाम कैसे आया ये सब तो आगे पढ़ेंगे, अपन को सीखना भी है आगे। और एग्जाम्पल, आयोडीन का नाम तो सबने सुना होगा, नमक में होता है आयोडीन, आइस का सिंबल होता है, एक एलिमेंट है आयोडीन। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्फर क्या होता है जानते हो, कैम्फर इज कपूर, दिवाली के समय में जो कपूर रहता है उसको कैम्फर बोलते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो गया, नेफ्थलीन, कैम्फर, नेफ्थलीन। और एग्जाम्पल्स हो गए इसके एंथ्रासीन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस इज एक्चुअली व्हाट, ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के। नेफ्थलीन जान रहे हो, नेफ्थलीन क्या होता है, वो छोटी छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं जो कपड़ों में रख के डाल देते हैं ताकि बदबू ना आए और कीड़े मकोड़े ना लगे, है ना। टॉयलेट जो होते हैं, यूरिनल होते हैं जो स्कूल वगैरह में, ठीक है, जेंट्स टॉयलेट जो होते हैं उनमें डला रहता है, तो वो नेफ्थलीन है।
एंथ्रासीन। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है एक्चुअली में? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब सोचो कार्बन डाइऑक्साइड तो सब जान रहे हो गैस होती है एक, पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसको अगर आप ठंडा करो तो ये CO2 गैस से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड में, एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिड CO2 या फिर ड्राई आइस। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। नोट डाउन कर लो इतना, इनको हम सब्लिमेबल कंपाउंड्स या सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इनमें, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में। लिख लिया? चलो, रीजन तो पता है ना, रीजन तो मैंने बता दिया अभी, वही रीजन है। अल्टीमेटली सब कुछ चीजें रिवॉल्व हो रही हैं टेम्परेचर। अभी देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारे इंटर कन्वर्जन, ये किस बेसिस पे हैं? टेम्परेचर के बेसिस पे हैं। ये सब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पे कैसे कोई चीज दूसरे में कन्वर्ट होती है। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है बुक के अंदर, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि फिर से रिपीट होगा अगले चैप्टर में। इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट है। डिजाइन देख लो बस, देखो क्या एक्सपेरिमेंट है। आप क्या करो, एक इस तरीके का एक बाउल ले लो। क्या है बाउल? इसको हम बोलते हैं चाइना डिश। एक लेबोरेटरी एपरेटस है, चाइना बोन, चाइना मटेरियल का होता है, चाइना डिश। ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिया कोई भी सब्लिमेबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो डायरेक्ट कन्वर्ट हो सके सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में। क्या ले सकते हो यहाँ पे? कैम्फर ले सकते हो, नहीं तो आप क्या ले लो यहाँ पे? अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, और कैसा है अभी? ये सॉलिड स्टेट में है। ये मैंने इसके अंदर ले लिया, इसको मैंने रख दिया एक स्टैंड के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक स्टैंड होता है, और नीचे से मैंने क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया। बर्नर मतलब आग लगा दी मैंने नीचे से। हीट भी तो करोगे तभी तो चेंज दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने नीचे से लगा दिया बर्नर, बंसन बर्नर बोलते हैं इसको हम। चलो, तो इसको अब आप हीट कर रहे हो, हीट करोगे तो क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, एक सब्लिमेबल कंपाउंड है ये। तो ये हीट होने पे डायरेक्टली किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में। मतलब इसमें से क्या निकलने लगेंगे? वेपर्स निकलने लगेंगे। किसके? अमोनियम क्लोराइड के। ये देखो आपको क्या निकलने दिखेंगे यहाँ पे? यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड के क्या? वेपर्स, मतलब गैस फॉर्म में आ गया है अपने, क्योंकि सब्लिमेबल कंपाउंड है। अच्छा, अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये आपकी सॉलिड से गैस बन रही है, ये गैस वापस से सॉलिड बन सकती है क्या? आप क्या करो, इसको, इस बर्तन को ना, इस डिश को ऐसे ढक दो। एक और टाइप का अपरेटस होता है, एक लेबोरेटरी डिवाइस होता है इस तरीके का, कोनिकल शेप का होता है ऊपर से। मैं इसको थोड़ा सा बुक में देख लेना। ठीक है, बुक में आप इसको देखोगे तो बुक में इसकी डिजाइन अच्छे से बनी हुई है। इस तरीके का एक अपरेटस है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फनल। उल्टी फनल है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड फनल। फनल होती है इस तरीके की। ठीक है, इन्वर्टेड फनल होता है। इसको ऊपर से हमने ढक दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक कॉटन का प्लग। कॉटन प्लग बोले तो कॉटन से उसको बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? ताकि ये जो वेपर्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, बाहर ना निकल सके। क्योंकि ये तो हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड हीट करने पर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सब्लिमेशन की तो कंफर्मेशन हमने कर ली, रिवर्स सब्लिमेशन भी देखना है ना, कि गैस वापस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया? ऊपर से इसको ढक दिया एक और अपरेटस से, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड फनल। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो वाटर वेपर्स हैं, अब ये बाहर तो जा नहीं पाएंगे, बिकॉज ऊपर से आपने बंद कर दिया, कैप लगा दी। तो ये यहीं पे घूमते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, कंटेनर की वॉल से टकराते रहेंगे, और टकरा के क्या हो जाएंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। भाई आप अगर दिन भर घूमते रहो और आपको कहीं बाहर जाने का रास्ता ना मिले,
तो आप एक ही जगह रह जाओगे। जैसे मान लो आपके अंदर आज खूब एक्साइटमेंट है, आज तो घूमने जाएंगे, ठीक है, आज तो छुट्टी है, आज तो घूमने जाएंगे कहीं, और घर वालों ने मना कर दिया, पेरेंट्स ने, नहीं कहीं नहीं जाओगे, घर में ही रहो। तो क्या होगा, आप एक्साइटमेंट के कारण इधर उधर घूमते रहोगे, बाहर तो जा नहीं पा रहे, तो लास्ट में थक हार के क्या होगा, बैठ जाओगे वहीं पे अपनी जगह में। तो वैसे ही वाटर वेपर, बाहर तो जा नहीं पा रहे, अभी एक्साइटेड है, बाहर नहीं जा पा रहे, तो अल्टीमेटली इधर कंटेनर की वॉल से टकरा करके कोलॉइड होकर के इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगा इनका मूवमेंट, और स्लो होने के कारण ये ठंडे हो जाएंगे, और गैस को ठंडा करोगे तो वापस से क्या बन जाएगी, सॉलिड। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म कैसे करोगे आप, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो यहाँ से चौड़ा है कंटेनर, यहाँ से छोटा हो गया है। जैसे कंटेनर का मुंह छोटा होता जाएगा, पार्टिकल्स टकराते जाएंगे ज्यादा एक दूसरे से, और टकरा के क्या हो जाएगा, इनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो किनारा है, इधर वाला किनारा, इस किनारे पे आपको सॉलिड अमोनियम क्लोराइड का क्या दिखेगा, डिपोजिशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर बने थे, वही वेपर ठंडे होके किसमें कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में, और सॉलिड होके यहीं पे चिपक जाते हैं कंटेनर की वॉल से। तो दिस कंफर्म्स कि ये जो सब्सटेंस है, ये जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वापस से गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सब्लिमेशन का एक एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। इसके बारे में एक और डिस्कशन होगा नेक्स्ट चैप्टर में, जिसके जस्ट अगला चैप्टर है, वहां पे फिर आएगा ये एक्सपेरिमेंट, वहां पे इसका पर्पस कुछ और होगा, तो उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया सब्लिमेशन, और अपोजिट वाला भी डिस्कस कर लिया, यहीं के यहीं दोनों केसेस एक ही जगह डिस्कस हो गए अपने। रिवर्स सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, डिपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो ये हमका खत्म हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। हमने क्या बोला था कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक या तो टेम्परेचर देके, दूसरा प्रेशर की मदद से। दो फैक्टर्स होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मेन था, उसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया अपना आज के लेक्चर के साथ ही। अब बचता है छोटा सा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वो अपन अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। बहुत छोटा सा है वो, तो मुश्किल से 15-20 मिनट भी नहीं जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। और इसके बाद आपका आएगा इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। इवोपरेशन पे लॉन्ग नोट्स आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना और ड्रॉ कर लेना, अदरवाइज बुक में दिया हुआ है, समझ लेना, समझना जरूरी है, बनाने नहीं बोलेगा आपको कोई, है आगे आने वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वहां आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लेना।